सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान सूडान को देगा $1.5 बिलियन के हथियार और फाइटर जेट्स, रेड सी रीजन का गेम बदलने की तैयारी। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने की खुली मांग, कहा अमेरिका या तुर्की नेतन्याहू को करें किडनैप। ठंड बारिश के साथ ही बमबारी जारी, गजा में बेघर फलस्तीनियों पर दोहरी तबाही की मार। अलेप्पो के कुर्द इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम, सीरिया में सीज फायर कुछ ही घंटों में खत्म। करमान शाह में IRGC के 8 सिपाही मारे गए। ईरान में बड़ा बवाल, प्रोटेस्ट हुए तेज। और साउथ यमन में आया सियासी ज़लज़ला, STC के टूटने का ऐलान, अंदरूनी फूट खुलकर आई सामने। UAE को लगा एक और झटका। शुरुआत करते हैं इस शो की। पाकिस्तान और सूडान के बीच एक बड़ा हथियार सौदा फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। रॉयटर्स से बात करने वाले सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान करीब $1.5 बिलियन का हथियार और एयरक्राफ्ट पैकेज सूडान को देने जा रहा है, जो वहां की आर्मी के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, खासतौर पर उस वक्त जब सूडान रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF से खूनी लड़ाई में फंसा हुआ है। ये सूडान की हुकूमत को मिलने जा रहा है और RSF के पीछे है UAE और UAE के सामने खड़ा हो गया पाकिस्तान। सूडान में 2.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है, जिसमें कई विदेशी प्लेयर्स कूद चुके हैं और रेड सी के इस स्ट्रेटेजिक मुल्क के टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है। याद रखिएगा कि सूडान सोने यानी गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए भी अहम माना जाता है। लेबनान के अल-मायदीन चैनल के सोर्सेस के मुताबिक इस डील में पाकिस्तान के बनाए हुए 10 कराकोरम 8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज शामिल हैं। इसके अलावा सूडान को 200 से ज़्यादा ड्रोन्स भी दिए जाएंगे, जो निगरानी, जासूसी और कामिकाज़े यानी कि खुदकुश ऑपरेशन के काम आएंगे। साथ ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इस पैकेज का हिस्सा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल आमिर मसूद, जो अब भी एयरफोर्स डेवलपमेंट से अपडेट रहते हैं, उन्होंने इस डील को डन बताया है। उन्होंने कहा है कि इस पैकेज में सुपर मुशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं और इसके साथ JF-17 फाइटर जेट्स का ऑप्शन भी रखा गया है, जिन्हें पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर डेवलप किया है और ये पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि उन्होंने नंबर या डिलीवरी शेड्यूल पर कोई डिटेल नहीं दी। कुल मिलाकर ये डील सूडान की जंग में पाकिस्तान को एक अहम सप्लायर के तौर पर सामने ला रही है और रेड सी रीजन की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी इक्वेशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकती है। एक और खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका और तुर्की से बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करने की मांग कर डाली है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब बयानबाजी की आंच इसराइल तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि अमेरिका को चाहिए कि वो नेतन्याहू को किडनैप करके अदालत के सामने पेश करे। पाकिस्तान के टीवी न्यूज़ चैनल जियो को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुर्की भी चाहे तो ये काम कर सकता है अगर अमेरिका ना करे। आसिफ ने नेतन्याहू को इंसानियत का सबसे बड़ा क्रिमिनल बताया और दावा किया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहले ही उसके खिलाफ एक्शन ले चुका है। आसिफ का कहना था कि जब अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा सकता है तो फिर नेतन्याहू के साथ अलग सलूक क्यों? उसके खिलाफ तो वारंट कटा हुआ है वॉर क्रिमिनल होने का। इस बयान के बाद रीजनल सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसराइल को लेकर गुस्सा अब सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि बयानों में भी खुलकर सामने आ रहा है। गजा चलते हैं। गजा पट्टी में बेघर फैमिलीज के लिए हालात और ज्यादा जहन्नुम बनते जा रहे हैं। तेज हवाएं और जमा देने वाली ठंड ने बेघर लोगों के टेंट उखाड़ दिए हैं। बारिश का पानी अंदर भर गया है। खुले आसमान के नीचे रह रहे लोग पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में टेंट पानी में डूब चुके हैं और बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के लिए जिंदा रहना तक मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच पिछले 36 घंटे में इस्राएली हमलों ने तबाही का सिलसिला और आगे बढ़ा दिया है। एयर स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक और फायरिंग में कम से कम 14 से 15 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये पिछले 36 घंटे की अपडेट है। मौसम की सख्ती और लगातार अटैक्स ने गजा के लोगों को दोहरी मार में फंसा दिया है। एक तरफ ठंड, बारिश और तेज हवाएं जान ले रही हैं, दूसरी तरफ गोलियां और बम। गजा में जिंदगी हर घंटे और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है और दुनिया की बेपरवाही, इसके बीच ये इलाका धीरे धीरे एक खुले कब्रिस्तान में
बदलता दिख रहा है। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। रेत में दबी रोटियां निकालती बच्ची, मेरे क्या किसी के भी दिल को छू जाए। गजा में भूख और बम साथ साथ जुल्म ढा रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न गजा में कल इस्राएली बमबारी ने बेघर किए गए लोगों के टेंट्स को निशाना बनाया और जो थोड़ा बहुत खाना और पनाहगाह बची थी वो भी तबाह हो गई। इसी मंजर में एक फलस्तीनी बच्ची रेत और मिट्टी के नीचे दबी रोटियां निकालती नजर आई। मैं उसके स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं आपको। ये वही रोटियां हैं जो उसके घर वालों के लिए शायद आखिरी सहारा थीं। बमबारी ने टेंट उजाड़ दिए, खाना मिट्टी में दब गया और गजा में जिंदगी एक बार फिर रेत, भूख और डर के बीच अटकी रह गई। वो बच्ची कितनी भूखी होगी मैं तसव्वुर नहीं कर पा रहा, और नेतन्याहू को ये सब करके क्या हासिल होता होगा ये मेरी समझ से बाहर है। एक खबर अल-कुद्स शहर से है, वेस्ट बैंक से, जेरूसलम से। शादी की खुशियों को भी इस्राएली फौज ने जहां धुआं कर डाला। कब्जे वाले यरूशलेम के ईस्ट में अल इजरिया कस्बे में कल उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इस्राएली फोर्सेस ने एक शादी हॉल पर धावा बोल दिया। लोकल सोर्सेस के मुताबिक अंदर शादी का माहौल था, लेकिन अचानक इस्राएली फोर्सेस ने आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड्स फेंकने शुरू कर दिए। हॉल के बाहर और अंदर मौजूद फलस्तीनी लोग धुएं और धमाकों में घिर गए। खुशियों का मंजर देखते ही देखते डर और चीख पुकार में बदल गया। कब्जे में, ऑक्यूपेशन में रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे ही रौंदी जा रही है। जहां शादियां भी सलामत नहीं हैं, खुशियों को भी मातम में बदला जा रहा है। ये फलस्तीन है। अब बात सीरिया की, जहां हालात खतरनाक हो चुके हैं। अलेप्पो फिर से जंग के मुहाने पर है। कुर्द इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सीजफायर के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद सीरिया की आर्मी ने अलेप्पो शहर के कुर्द बहुल इलाके शेख मकसूद पर दोबारा हमले की वार्निंग दे दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक आर्मी ने साफ कहा कि कुर्द फाइटर्स के इस्तेमाल में आने वाली मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। आर्मी की तरफ से इलाके में रहने वाले आम लोगों को फौरन बाहर निकल जाने की वार्निंग दी गई। ये वार्निंग उस वक्त आई जब कुर्द फाइटर्स ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया, जो कि सीज फायर के तहत तय हुआ था। सीज फायर जुमे को हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में दरहम बरहम। दोस्तों, जमीन पर टेंशन फिर से बढ़ रही है। सीज फायर कागजों तक सिमटा दिख रहा है और अलेप्पो के ऊपर एक बार फिर एक बड़ी तबाही का साया मंडरा रहा है। सीरिया से एक और खबर है। सीरिया की फौज ने जुमे के दिन अलेप्पो के शेख मकसूद इलाके में एक बड़ा एक्शन लिया। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक फौज ने YPG SDF ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा एम्यूनिशन डिपो, एक बड़ा हथियार डिपो तबाह कर दिया। बयान में कहा गया कि ये डिपो लंबे वक्त से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। सीरिया की फौज का कहना है कि ऐसे ऑपरेशंस तब तक जारी रहेंगे जब तक मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने वाले ग्रुप्स का सफाया नहीं हो जाता। मैं आपको आज बहुत ही महदूद सी खबरें दे रहा हूँ, छोटी छोटी करके दे रहा हूँ, ताकि आपके पास और ज़्यादा खबरें पहुँच सकें। तो जितनी डिटेल ज़रूरी होगी उतनी ही दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ईरान की खबरें बहुत अहम हैं। ईरान में प्रोटेस्ट की आग और तेज़ हो गई है। करमानशाह में IRGC के 8 सिपाहियों के मारे जाने की खबर ने सबको चौंका दिया है। ईरान के मगरबी शहर करमानशाह में हुए प्रोटेस्ट के दौरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के 8 मेंबर्स मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल फोर्स को हुआ ये नुकसान अब प्रोटेस्ट की संगीन होती सूरत को साफ दिखा रहा है। अल जजीरा ने जुमे को एक्स पर यह खबर फार्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से दी थी। ईरान पिछले महीने से लगातार प्रोटेस्ट की लहरों में हिल रहा है। 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ ये गुस्सा ईरानी रियाल की तेज गिरावट और बिगड़ती इकोनॉमी के खिलाफ था, जो अब कई शहरों में दंगों की तरह फैल चुका है। ईरान के लोग ईरान के ही दुश्मन हो गए हैं। सड़कों पर भीड़ है, सिक्योरिटी फोर्स आमने सामने है और हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और सरहदों के पार बैठे ट्रंप, नेतन्याहू और शाह के वंशज इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम ईरान की तरफ से लगाया जा रहा है। ईरान से एक और खबर। टॉप सिक्योरिटी बॉडी यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान ने साफ इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क में हो रहे हालिया दंगे अमेरिका और इसराइल की प्लानिंग का हिस्सा हैं, जिनका मकसद ईरान को अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेलना है।
जुमे को जारी बयान में काउंसिल ने कहा कि जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद भी इसराइल ने ईरानी कौम के खिलाफ अपनी दुश्मनी खत्म नहीं की, बल्कि अब वो हाइब्रिड वॉर के जरिए हमला कर रहा है। इसराइल का तरीका बदला है, मगर इरादा वही है। काउंसिल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरानी आवाम की जिंदगी को इनसिक्योर बनाने की, असुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान से एक अहम खबर, जहां के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर और आयतुल्लाह खामेनी साहब के करीबी माने जाने वाले अली लारिजानी ने साफ अल्फाज में वार्निंग दे दी है। लारिजानी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दे दिया गया है कि आम सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जो लोग ट्रेंड ग्रुप से जुड़े हुए पाए गए हैं, खासतौर पर वो जो हथियार ला रहे हैं या बांट रहे हैं या ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ किसी नरमी की उम्मीद ना रखी जाए। उनके साथ सख्ती से, बेहद सख्ती से पेश आया जाए। लारिजानी के मुताबिक ऐसे लोगों को सिक्योरिटी एजेंसियां और अदालतें सबसे सख्त जवाब देंगी। उन्होंने कहा है कि तमाम इदारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अगर किसी ने लोगों पर, उनके कारोबारों पर, आम जिंदगी पर या स्टेट फैसिलिटीज पर हाथ डालने की कोशिश की तो फैसला कुन एक्शन होगा। IRIB, वहाँ का एक चैनल चल रहा है। इंटरनेट बहुत स्लो है, तमाम वेबसाइट्स हम पढ़ने की कल से कोशिश कर रहे हैं, सुबह से एक्सेस नहीं हो रही सिवाय एक प्रेस टीवी को छोड़कर। वहाँ से जो वीडियोस के जरिए और एक्स के जरिए वीडियोस बाहर आ रहे हैं, उनसे ये खबरें मिल रही हैं, इसलिए हम आपको बयान दिखा रहे हैं, वीडियोस नहीं। बढ़ते हैं आगे। लेबनान से खबर है, जहां से एक बयान आया है कि सीज़फायर के दावे खोखले और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। ये कहना किसी और का नहीं, हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का है। बेरूत में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के बीच मुलाकात हुई। ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लेबनीज आर्मी ने साउथ में हिजबुल्लाह के तमाम हथियार अपने कब्जे में लेने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ ईरान में सड़कों पर बवाल जारी है। दोनों ही अपने नुकसान के लिए इसराइल को इल्ज़ाम दे रहे हैं। खबर तो ये कहती है कि दोनों के बीच रीजन के ताज़ा हालात और लेबनान के समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर इन हालात के असर की बात हुई, लेकिन साफ समझा जा सकता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी कुछ और है। फिलहाल तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो सुन लीजिए। कहा गया है कि दोनों ने, यानी हिजबुल्लाह ने और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने या ईरान ने, मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन और आगे की सिनेरियो पर डिटेल से डिस्कशन किया। इस मौके पर नईम कासिम ने साफ कहा कि लेबनान ने लितानी दरिया के साउथ में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइली हरकतें ये दिखाती हैं कि सीज़फायर को लेकर कोई सीरियस कमिटमेंट मौजूद नहीं है। नईम कासिम जिस जिम्मेदारियों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है हथियार हैंड ओवर कर देना लेबनीज आर्मी को। कासिम ने दो टूक कहा कि मिलिट्री दबाव और हमलों के जरिए इसराइल अपनी मकसद कभी हासिल नहीं कर सकता। कासिम का कहना था कि ज़मीन पर जो हो रहा है वो कागजी एग्रीमेंट की हकीकत खोल रहा है और ये साफ हो चुका है कि ताकत के दम पर हालात बदलने की कोशिश नाकाम ही रहेगी। अब एक खबर यमन से, जहां बगावत करने वाले गुट में बंटवारा हो गया है। साउथ यमन में सियासी धमाका हुआ है। STC के टूटने का ऐलान हो चुका है, यानी अंदरूनी फूट खुलकर सामने आ गई है। ये UAE के लिए एक और झटका है, सऊदी के लिए जीत। यमन के साउथ में एक्टिव अलगाववादी ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC को लेकर बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। सऊदी अरब में बातचीत हुई, उसके बाद STC के सेक्रेटरी जनरल अब्दुर्रहमान जलाल अल सुबही ने यमनी टीवी पर आकर ऐलान किया कि ग्रुप को डिसबैंड यानी भंग करने का फैसला लिया गया है, कि खत्म कर देंगे STC को। उनका कहना था कि यह कदम साउथ यमन और आसपास के मुल्कों में अमन व अमान बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सुबही ने सऊदी अरब की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत ने जो कदम उठाए हैं और जो हल पेश किए हैं वो साउथ यमन के लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि STC ने पीछे हटने का फैसला किया और फिर बाद में डिसबैंड होने का। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ट्विस्ट बाकी है। STC के ही स्पोक्समैन अनवर अल तमीमी ने, जो इस वक्त अबू धाबी में मौजूद हैं, इस पूरे ऐलान को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे मजाक बताते हुए कहा कि उनकी सऊदी अरब में मौजूद डेलीगेशन से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इस बयान के बाद साफ हो गया है कि STC के अंदर भारी फूट पड़ चुकी है।
ایک طرف STC کے بھنگ ہونے کا دعویٰ، دوسری طرف کھل کر انکار۔ ساؤتھ یمن کی سیاست اب ایک نئے اور زیادہ خطرناک موڑ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فی الحال انہی خبروں کے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتے ہیں کہ صاف گوئی سے جو آپ کے سامنے خبریں رکھیں وہ بھلے اچھی نہ ہوں، لیکن میری کوشش میں کمی نہیں رہی ہوگی، کسی مہان شخصیت کی طرح جن کی تپسیا میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔